Hi everyone, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिडी जाना, अब हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी दोस्तों, ट्रेजिडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैथारसिस होता है, ट्रेजिक हीरो होता है, प्रोटेगोनिस्ट होता है, हेमर्शिया होता है, ट्रेजिक फ्लो होता है, ह्यूब्रिस होता है। तो ऐसे ही कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। आज हम पहले एलिमेंट की कैथारसिस की बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो कैथारसिस है यह क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है या क्यों यह मेन रोल प्ले करता है एक ट्रेजिडी के अंदर। होता क्या है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है हमारा प्रोटेगोनिस्ट, वो कुछ ऐसे मिसडीड कर देता है, गलत काम कर देता है, जिसकी वजह से वो उसका जो लाइफ है वो बुरी तरीके से एंड हो जाता है। और उसकी वजह से जो ऑडियंस होते हैं उनमें पीटी और फियर दोनों उत्पन्न हो जाती है। पीटी भी, दया भी आती है तो डर भी होता है। जो ऑडियंस होते हैं उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। डर पैदा होने की वजह से टेंशन में आ जाते हैं वो लोग। बहुत ही यूँ कहें कि बहुत ही नुकसानदायक इमोशंस ऑडियंस के अंतर्गत उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही भयंकर डर जाते हैं। और उसी डर को कम करने के लिए जो हमारे ड्रामेटिस्ट है, राइटर हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ ड्रामाज, वो क्या करते हैं, ट्रेजिडी में कैथारसिस डालते हैं। कैथारसिस क्या करता है कि जो इमोशंस होते हैं, जो हार्मफुल इमोशंस जो ऑडियंस के अंतर्गत आते हैं, उनको प्यूरिफाई कर देते हैं, उनको साफ कर देते हैं और उनके अंदर दया आ जाती है। और दया आने पर क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा डरेंगे नहीं। सीधी सी बात यूँ है कि जो ऑडियंस है उनके अंदर जो हार्मफुल इमोशंस आ जाते हैं उनको साफ करना ही कैथारसिस है। देखिए, कैथारसिस को हम पहली पॉइंट पे तो ध्यान दें, यह एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी का एक एलिमेंट है। सेकंड, जब हम कैथारसिस की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है परगेशन या प्यूरिफिकेशन या क्लींजिंग। परगेशन का मतलब भी शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन का मतलब भी शुद्धिकरण एंड क्लींजिंग का मतलब भी शुद्धिकरण। ये तो इसका मीनिंग हो गया। हम बात करते हैं ये होता क्या है, तो क्लींजिंग ऑफ हार्मफुल इमोशंस। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक इमोशंस लाइक टेंशन, एंजाइटी। टेंशन जैसे जो नुकसानदायक इमोशंस ऑडियंस में आ जाते हैं उनको साफ करना ही कैथारसिस होता है। यह क्या करता है, यह ऑडियंस के अंतर्गत पीटी एंड फियर को उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है, कैथारसिस क्या है, ऑडियंस के अंतर्गत से जो हार्मफुल इमोशंस होते हैं, नुकसानदायक इमोशंस, उनको साफ करना किसका काम होता है, कैथारसिस का। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेजिक हीरो की और प्रोटेगोनिस्ट की। हमने लास्ट वाले वीडियो में जाना था कि प्रोटेगोनिस्ट किसे कहते हैं। प्रोटेगोनिस्ट जो होता है हमारा ट्रेजिडी के अंतर्गत ट्रेजिक हीरो कहलाता है। ट्रेजिक हीरो जिसके साथ में दुख भरी घटना घटती है, वो क्या करता है ट्रेजिक हीरो इस ट्रेजिडी में, ही विल मोस्ट इफेक्टिवली, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, इफेक्टिवली मीन्स प्रभावकारी, इवोक का मतलब होता है, देखो इवोक मतलब आह्वान करना, बोथ दोनों, पीटी एंड फियर। जो ट्रेजिक हीरो होता है वो क्या करता है, पीटी एंड फियर को बुलाता है। इफ ही इज नाइदर कंप्लीटली गुड नॉर thoroughly बैड। thoroughly का मतलब भी पूर्ण रूप से, और कंप्लीटली मीन्स भी पूर्ण। जो हीरो होता है ट्रेजिक हीरो, वो ना तो पूर्ण रूप से अच्छा होता है, ना ही पूर्ण रूप से खराब होता है, उसमें दोनों क्वालिटी इक्वली होती है। तो वो क्या करता है, उसकी मिसडीड की वजह से, मिस्टेक की वजह से वो क्या करता है, पीटी एंड फियर को अराउज करता है, इवोक करता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये कैथारसिस समझ में आया होगा। और ट्रेजिक हीरो का क्या काम होता है, अपने मिस्टेक की वजह से वह लोगों में क्या करता है, पीटी एंड फियर उत्पन्न करता है और हार्मफुल इमोशंस को साफ करने के लिए कैथारसिस
आता है। क्या हेमर्शिया और ह्यूब्रिस का भी जो प्रोटेगोनिस्ट है हमारा ट्रेजिक हीरो, उसकी ट्रेजिडी में योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है? तो आई विल ऑफकोर्स से यस। हेमर्शिया क्या होता है और ह्यूब्रिस क्या होता है और इनका रोल क्या होता है, तो जानिए हेमर्शिया को। हेमर्शिया को हम ट्रेजिक फ्लो भी कहते हैं। हेमर्शिया का जो अनदर वर्ड है, ये जो हेमर्शिया है, ह्यूब्रिस है, ये वर्ड्स एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में डिफाइन किए हैं और वो इनको ट्रेजिक फ्लो भी कहते हैं। हेमर्शिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रेजिक फ्लो। हेमर्शिया क्या होती है कि जो प्रोटेगोनिस्ट्स हैं उसकी एरर मीन्स गलती। क्या करता है कि जो प्रोटेगोनिस्ट जिसमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो बाय मिस्टेक गलती से कोई गलती कर देता है जिसकी वजह से उस विनाश की तरफ उसकी लाइफ चली जाती है, उस गलती को कहते हैं हेमर्शिया। क्या कहते हैं? हेमर्शिया। या फिर कहें मिस्टेक ऑफ जजमेंट। वो जज नहीं कर पाता है और जजमेंट की जो गलती होती है हम कई बार हमारी लाइफ में भी कर देते हैं, हम जज नहीं कर पाते किसी बात को और वो गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ रूइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और यही कहलाता है हेमर्शिया। देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड वर्ड आज के, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का जो मीनिंग है, ह्यूब्रिस एक ग्रीक वर्ड है, हेमर्शिया भी एक ग्रीक वर्ड है। ह्यूब्रिस का जो मीनिंग होता है प्राइड। प्राइड मीन्स एक तरीके से कहें तो घमंड, और विनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और विनिंग का मतलब भी आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब भी होता है आत्मविश्वास। और विनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर है कि जरूरत से ज़्यादा जब हमारे अंदर आत्मविश्वास हो जाता है, या यूँ कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस, ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, उसे क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं, उसे कहते हैं ह्यूब्रिस। हम जनरली देखते हैं कि जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्जाम की, अगर हम कंट्रोल्ड रह करके, डिसिप्लिन रह करके तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, पास करेंगे। लेकिन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं आई विल क्रैक, मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो नहीं, मुझे मेरा तो कोई नंबर रोक ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड ह्यूब्रिस। और वही आपकी गलती है, वही आपका हेमर्शिया है, जिसकी वजह से आप क्या करोगे? एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, हेमर्शिया एंड ह्यूब्रिस को हमारी लाइफ में कभी नहीं आने देना यदि हम लोग सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। तो ह्यूब्रिस ओवर मीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और यह क्या करता है कि इट लीड्स अ प्रोटेगोनिस्ट डिसरिगार्ड अ डिवाइन टू डिसरिगार्ड अ डिवाइन वार्निंग। जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट होता है उसको एक डिवाइन वार्निंग मिलती है, देवीय चेतावनी, उसका असम्मान करने की तरफ ये उसको ले जाती है। जब हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस हो जाता है तो हम क्या करते हैं? किसी की भी नहीं सुनते और अपने मन की ही करते हैं। वह जो स्थिति बनती है वो है हमें जो हमारी डिवाइन वार्निंग मिली हुई होती है उसका डिसरिगार्ड करती है, सम्मान करती है, जो भी हमें हमारे डिजास्ट्रस कंक्लूजन अर्थात बैड एंडिंग की तरफ ले जाता है। और ह्यूब्रिस की वजह से जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है वो क्या करता है? वॉयलेट्स एन इम्पोर्टेंट लॉ, एक महत्वपूर्ण कानून को वह तोड़ देता है। वॉयलेट का मतलब होता है तोड़। जैसा कि आपने जाना ट्रेजेडी के एलिमेंट्स में कैथारसिस, हेमर्शिया एंड ह्यूब्रिस। अगला जो हम एलिमेंट है जानने जा रहे हैं कॉमिक रिलीफ एंड सोलिलोकी। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक जैसे शब्द है उससे ही पता चल रहा है हास्य की से संबंधित बात होगी। जैसा कि क्या होता है कि जो हमारा ट्रेजेडी चल रहा होता है उसमें सीरियस एक्शन चल रहे होते हैं, तो जिस समय बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्शन चल रहा है तो ऑडियंस क्या है कि उसे देख रहे होते हैं, और ऑडियंस उसे देख करके डर जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए ड्रामेटिस्ट क्या करता है कि उसी समय या तो कोई हंसाने वाला डायलॉग डाल देगा या हंसाने वाला कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देगा जिससे ऑडियंस में हंसी आ जाती है, और जो सीरियस एक्शन है जिससे जो टेंशन ऑडियंस के अंतर्गत होने वाली है उस टेंशन में थोड़ा आराम मिल जाए। जैसा कि अगर आपने मैकबेथ अगर नाटक पढ़ा हो विलियम शेक्सपियर का, या फिर मूवी बनी हुई है वो देखी है हो, तो आपने उसमें ड्रंकर्ड वाला जो सीन आया था जब किंग डंकन जो है, किंग डंकन उसका मर्डर हुआ था, उस समय शराबी वाला सीन था जो हंसाने वाला सीन था। तो कॉमिक रिलीफ क्या होता है कि इट इज द इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल होना, सम्मिलित है ना,
इंक्लूजन ऑफ अ ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब होता है हास्यास्पद यानी कि हंसाने वाला, कैरेक्टर मीन्स पात्र। क्या होता है कि या तो किसी हंसाने वाला पात्र का शामिल होना, या फिर किसी हंसाने वाले सीन का, दृश्य का शामिल होना, या फिर विट्टी डायलॉग, विट्टी मीन्स हाजिर जवाबी करने वाले जो डायलॉग होते हैं जिससे हंसी उत्पन्न होती है ड्यूरिंग के दौरान अ सीरियस एक्शन, जब कोई सीरियस या गंभीर एक्शन चल रहा होता है। रिलीव, रिलीव मीन्स होता है आराम दिलाना टेंशन में ऑफ द ऑडियंस, जो ऑडियंस टेंशन ले लेता है उस सीरियस एक्शन की, उसमें रिलीफ दिलाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रेजेडी के अंदर कॉमिक रिलीफ ये जो एलिमेंट है ये डाला जाता है, जिसका मतलब है या तो कॉमिक कैरेक्टर डाला जाएगा, या फिर कॉमिक सीन डाला जाएगा, या फिर विटी डायलॉग्स डाले जाएंगे। कॉमिक रिलीफ का पूर्णतः जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए कि सीरियस एक्शन से ऑडियंस का ध्यान हटा करके हंसी उत्पन्न कराना। देन हम बात करते हैं अगला एलिमेंट जो है सोलिलोकी। यह सोलिलोकी वो जो वर्ड है सोलो एंड लोकस, इन दो वर्ड्स से मिलकर बनता है। सोलो मीन्स होता है अकेला, लोकस मीन्स होता है वार्तालाप। तो सोलिलोकी का मतलब होता है अकेला वार्तालाप, एक शब्द शाब्दिक अर्थ के रूप में देखते हैं। जब हम इसको बात करते हैं कि सोलिलोकी क्या है, दोस्तों सोलिलोकी क्या होता है कि जो एक पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, वो अपने आप से बात करता है। जब वो स्टेज पर होता है तो जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि किसी को पता ना चले, अचानक से कोई दूसरे कैरेक्टर से भी आ गए, जैसे दरवाजा खटखटाया तो मैं अकेला बोलूँगा अरे यार इसको पता नहीं चल जाएगी यार मैं क्या कर रहा था ऐसे। तो जो अपने आप से बात करता है ना कैरेक्टर, उसे बोलते हैं सोलिलोकी। वो या तो बात साइलेंटली मतलब मन ही मन में करे या फिर लाउडली करे, लेकिन उसको कोई सुनता नहीं, ना तो कोई कैरेक्टर सुनेगा वहाँ स्टेज पे। पहली बात तो कैरेक्टर होते नहीं उस टाइम पर, हो भी सकते हैं परंतु सुनेंगे नहीं। ओके, तो द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना क्या कहलाएगा, सोलिलोकी, वेदर चाहे साइलेंटली हो या लाउडली हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कॉमिक रिलीफ क्या है और सोलिलोकी क्या है। अब हम बात करें हमारे अगले एलिमेंट असाइड की। कि हमने बात की सोलिलोकी क्या होता है, सोलिलोकी मीन्स कैरेक्टर जो अपने आप से बात करता है। अब हम बात करेंगे असाइड की। असाइड भी सोलिलोकी के जैसा ही है परंतु सोलिलोकी नहीं है। असाइड में क्या होता है कि जैसे जो सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्टेज के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, तो उन पात्रों में से एक पात्र क्या करता है कि जो और कैरेक्टर्स है और पात्र हैं स्टेज पे, जैसे ये भी पात्र है, ये भी पात्र है, ये भी पात्र है, और ये स्टेज है, ओके, और ये यहाँ पर ऑडियंस बैठे हुए हैं, ये ऑडियंस बैठे हुए हैं। तो इनमें से एक कैरेक्टर क्या करता है कि इन दूसरे कैरेक्टर्स को पता नहीं चलने देता है और अचानक से ऑडियंस लोगों से बात करता है, और बात करने में ऐसा बताता है वो जैसे कि उसका अब आने वाले एक्शन में क्या है, इंटेंशन है, क्या इरादा है। जैसे मैंने कहा मैं ये तीन है, इनमें से किसी एक को मारने वाला हूँ, तो इनको भी पता नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, साइड में होकर के ऑडियंस को कहता हूँ अब मैं इनको मारने वाला हूँ, यही क्या कहलाएगा, असाइड कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द एक्ट आउट टॉकिंग टू द ऑडियंस, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो अकेला कैरेक्टर ऑडियंस से बात करता है उसे कहते हैं असाइड। दूसरी बात, द कैरेक्टर एक्सप्रेसेस टू द ऑडियंस, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करता है, वो कैरेक्टर जो पात्र होता है, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर है पात्र, जो पात्र होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है टू द ऑडियंस, ऑडियंस को हिज और हर इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, जो उसका इरादा होता है इन अ शॉर्ट स्पीच, एक छोटे से भाषण में, मतलब अब मैं मारने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ,
इज इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है नहीं सुनने योग्य, नहीं सुनने योग्य। कहने का मतलब है उस शॉर्ट स्पीच को जो अदर कैरेक्टर हैं, दूसरे पात्र ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, वो नहीं सुन सकते। सीधी सी बात है कि जो एक पात्र होता है स्टेज पे, वो ऑडियंस से एक शॉर्ट स्पीच में अपने इरादा बताते हुए बात करता है, छोटा सा स्पीच होता है, लेकिन वो दूसरे कैरेक्टर्स के लिए इनऑडिबल होती है, और या फिर शॉर्ट में कहें कि ऑडियंस से बात करना असाइड होता है। आई होप आपको असाइड समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने ट्रेजेडी के एलिमेंट्स जाने हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, परंतु फिलहाल मैं यहाँ साथ में ही 2-3 शब्द ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल मोनोलॉग। इन दोनों का मीनिंग भी ये होता है कि अपने आप से बातें करना, मन ही मन अंदर सोचते रहते हैं, अपने आप से जो बातें कर, अपने आप से मन ही मन से अपने आप से मन ही मन बात करना, अपने आप से मन ही मन बात करना क्या कहलाएगा? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर इंटरनल मोनोलॉग। परंतु ये चीज़ मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस या नहीं करूँगा, बस मुझे ये डिस्कस इसलिए करना है कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अ ड्रामा। 2 तरीके से प्रश्न बन सकता है कि ड्रामा से रिलेटेड कौन सा नहीं है, या ट्रेजेडी का पार्ट कौन नहीं है, या फिर ट्रेजेडी से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो 3 ऐसे वर्ड है, जैसे सोलिलोक्वी दे दिया आपको, जैसे असाइड दे दिया, जैसे कॉमिक रिलीफ दे दिया, और चौथा ऑप्शन है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर इंटरनल मोनोलॉग दे दिया। लेकिन इसका मीनिंग भी तो इनसे रिलेटेड ही है, परंतु ध्यान देना ये ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है, ये इट इज रिलेटेड टू अ नोवेल। ये नोवेल से रिलेटेड होता है, ड्रामा से या ट्रेजेडी से रिलेटेड नहीं होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, फिर बाकी जब इनकी जरूरत पड़ेगी मैं आगे बताऊंगा रहूँगा। दूसरी बात, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू अ ड्रामा। तो 3 पॉइंट तो किसके दे दिए होंगे? ड्रामा के, और 1 दे दिया था ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इस शब्द में ड्रामा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार रिट के एग्जाम, शायद आर्ट का या रिट का एग्जाम था, जिसमें क्वेश्चन आया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 4 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें 3 ऑप्शन ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और 1 नहीं थी। तो आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी पढ़ाऊंगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा का कोई पार्ट नहीं है, कहीं भी कोई संबंध नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग अपने आप में एक पोएम है, इट इज अ लिरिक पोएम। तो आपको आई होप असाइड और जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई है समझ में आई होगी। ओके, अब इसके बाद में हम जो हैं डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी होती है, या यूँ कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के प्रकार। जैसे मिडाइवल ट्रेजेडी होती है, सिनेकन ट्रेजेडी होती है, रिवेंज ट्रेजेडी होती है। तो ये क्या होती है, इनके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये हमारे एलिमेंट्स थे, और ट्रेजेडी का एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी की बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।